नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार नेशनल यूथ एकेडमी द एनवाईए में। उम्मीद है जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। देखिए भाई, हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं, इनकी टेंशन तो आप लोगों को भी है और होनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम सिर पर आ चुके हैं। तो भाई, आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने इस चैनल पर ये क्लासेस स्टार्ट की हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें एक क्लास में मैं आपको थ्योरी कराता हूं और एक क्लास में आप लोगों को मैं सेशन के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कराया है। उसके बाद अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और पर डे यहाँ पर अब क्लासेस आप लोगों के लिए आया करेंगी और उम्मीद है बहुत बेहतर से आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। आपने स्कूल्स में, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में जो भी पढ़ा है उस सब का एक सबमिट रिवीजन मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब से पहले हमने देखा है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, चार्ज कैसे बनता है, वोल्ट मीटर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है, अमीटर। अब इन सारी चीजों को मिला करके कुछ नया पढ़ते हैं। क्या नया पढ़ते हैं? इसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आप इन सारी चीजों को पढ़ पाएंगे। तो चलिए भाई, बिना देरी किए और लेकर के प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये आप लोगों की पीपीटी है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिस बच्चे ने, जिस दोस्त ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं, देखिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसके बारे में बात करेंगे। बट टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या ही कहने, इस चैप्टर के बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद मैग्नेट को, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसको हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी सर्कुलर कॉइल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फोर्स पढ़ेंगे, कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है मैग्नेट के थ्रू, उस फोर्स को कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये दोनों रूल हमको पढ़ने। इलेक्ट्रिक मोटर अपन के सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस पोटेंशियल, इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी डीसी। उसके बाद डोमेस्टिक, हम अपने घर में क्या क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, डोमेस्टिक सर्किट, अर्थिंग, ये सारी पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको कलरफुल, जबरदस्त, बढ़िया सा एक कलर मैप। क्लियर है? तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग के टॉपिक से। टॉपिक का नाम है ऑस्टेड रूल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, ये रूल आपको यहां से दिख पा रहा होगा। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? चलिएगा, अब स्टार्टिंग से अगर बात करते हैं क्या क्या बोला गया इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑस्ट्रिड एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेट के बारे में। ठीक है भाई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया अब उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इन 1820 ऑस्ट्रिड अनाउंस्ड हिज फाइंडिंग। क्या फाइंड किया था उन्होंने 1820 में? दैट नियर बाय इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्टेड अ कंपास, किसी भी वायर में उन्होंने करंट फ्लो कर दिया और उसके पास में क्या ले गए, डिफ्लेक्टेड आ कंपास, एक कंपास को ले गए। ठीक है, कंपास होता है जिसमें निडल होती है जो डायरेक्शन को डिफेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? डायरेक्शन को डिटेक्ट करने का काम करता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है ना। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया उसके पास में, जब वो कंपास को ले गए निडल को फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ, डेमोस्ट्रेटिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसे ही उस कंपास का निडल और रोटेट हुआ नॉर्थ साउथ में, तो वहां पर एक रिलेशन निकल के आया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। देयर वाज अ मिथ दैट ही डिस्कवर्ड, ये मिथ है कि ही डिस्कवर्ड द फाइंडिंग बाय चेंज chance during one of his lectures. However, he had been hunting for a relationship between electricity and magnetism since 1818. He was just not sure about the meanings of his finding. His first assumption was that magnetic properties radiate from the all sides of a wire carrying an electric current like light and heat radiated. He conducted more intensive researches. इससे अलग भी अगले 3 महीने तक उन्होंने बहुत सारी रिसर्च वगैरह यहाँ पर दी है। क्लियर है? इसके बाद में एक बात और देखते हैं यहाँ से। अब इन्होंने मेनली डेमोस्ट्रेट क्या किया था,
देखो जरा, नेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द करंट, यानी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर करंट फ्लो होने से उस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है? और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम रिपेंड किसी से सिंबल करते हैं, डिनोट करते हैं बी से, और वो बी याद रखिएगा हमेशा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर का उल्टा होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर आप आर को इंक्रीज करेंगे तो भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, यानी जितना आप वायर से, आर का मतलब है डिस्टेंस, देयर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू दैट पॉइंट वेयर वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर से जितनी दूरी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस दूरी को मैं आर बोलूंगा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा मैं इस दूरी को इंक्रीज करूंगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। क्लियर है? ऑस्टेड रूल ये है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट डायग्राम देखिए भाई जरा, यहां से Ousted experiment diagram. The figure below is that the circuit diagram showing Ousted setup. A battery is connected to a magnetic compass and a resistor. एक बैटरी हमने लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कंपास लगा दिया जो साउथ के बारे में बताएगा, और यहाँ से की को फिलहाल हटा दिया। कनेक्टेड टू मैग्नेटिक कंपास रेसिस्टर, द स्विच इज इनिशियली ओपन, नो करंट पास थ्रू द कंपास एंड निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट। हमने अभी तक इस जो स्विच है यहाँ पर, इस स्विच को ओपन करके रखा है। क्लियर है? ओपन करने का मतलब है सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, और जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो भाई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। क्लियर है इतनी बात कि नहीं? तो अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये निडल बीच में है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा यानी ऑन कर दूंगा, इसको यहां से कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा भाई? तो कनेक्ट करने का मतलब क्या है? कनेक्ट जैसे मैं इसको कर दूंगा तो तुरंत इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है भाई? इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। और देखना जरा आगे, अगर मैं बात करता हूं करंट फ्लो करने पर क्या दिखा मेरे को, देखना जरा आगे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द इमेज बिलो वी कैन सी द स्विच इज नाउ क्लोज्ड, करंट इज नाउ पासिंग थ्रू द कंपास एंड द निडल रिफ्लेक्ट। देखो जैसे ही यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ, आई यहां से गया, और जैसे ही आई करंट इसमें से होकर के गया तो तुरंत क्या हो गया, पहले मिडिल में था अभी ऊपर नीचे हो गया। क्लियर है? जिधर रेड लाइन होती है उधर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, याद रखना। कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ होती है। क्लियर? तो इस तरीके से अपने आप ये डिफ्लेक्ट हो गया। नाउ द स्विच इज ऑन, द वायर स्टार्ट्स कैरिंग करंट एंड देयर डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द कंपास। अब क्या बोला गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का? हाँ, सिमुलेशन क्या होता है? व्हेन करंट ट्रेवल थ्रू द सर्किट, क्या बात प्रूफ होती है इससे कि अगर करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होता है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। तो उस वायर के सराउंडिंग में मान लीजिए ये है, इस वायर में कोई करंट फ्लो रहा आई, तो ये बोला गया कि इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे वेक्टर बी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? The north of the needle is deflected by point positing the magnetic compass as the indicated in the image above. This is because there is a magnetic field produced by the carrying current wire. The direction of the magnetic field can be shown with the right hand thumb rule we discuss in a bit. अब इसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे बोला गया कि इसकी डायरेक्शन को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे। क्लियर है? और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है इसको हम आगे की क्लास में, मतलब आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ऑस्टेड रूल आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ऑस्टेड रूल के थ्रू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपास के बारे में बताया गया। भाई इसके बाद मैं बात करता हूं साथियों एक एक्टिविटी के बारे में, आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? थोड़ा सा शेडो हो रही होगी। अब देखिए एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक्टिविटी की बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 क्या होती है, क्या बोला गया है? बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? देखो जब किसी कोई इस तरीके से डब्बा टाइप एक मैग्नेट होती है तो इसका नाम होता है बार मैग्नेट। अभी मैं टाइप्स आपको बताऊंगा मैग्नेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो वहां पर आप इसको पढ़ेंगे। बार मैग्नेट होता है।
तो यहाँ पर ये फाइंड करना है कि किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और होती हैं तो फिर दिखती कैसी हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इमेजिनरी होती है, दिखेंगी थोड़ी तुमको भाई, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है। क्या एक्टिविटी की है, मैं सिंपल वे में इसको बिना पढ़े आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्या हम लोगों ने सबसे पहले क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया यहाँ पर, और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स, लोहे के, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, ऐसी लोहे का भी बुरादा होता है जिसको आयरन फिलिंग्स कहते हैं। बहुत छोटे 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 टिनी पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, और पार्टिकल्स को हमने इधर इसके चारों तरफ हमने डालना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, क्योंकि मैग्नेट है, लोहे की आयरन को, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो आपको आयरन फिलिंग्स का डायरेक्शन दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो इस तरीके यहां से चल रही है और ऐसे घूम करके यहां पर आ रही है, ऐसे घूम करके यहां पर आ रही है। पोल पर सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग जड़ी हुई है, जबकि बीच वाले पॉइंट पर कोई भी आयरन फिलिंग यहाँ पर नहीं है। क्लियर भाई साथी, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे को कमेंट जरूर करना भाई क्लासेस के बारे में, कैसी आप लोगों को क्लासेस लग रही हैं। आप जैसा कहेंगे, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए है। क्लियर है, और हमारे चैनल को अभी अभी स्टार्ट, मतलब इस तरीके से तो पहली बार मैं यहाँ पर चीजें करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो किसी भी चीज की कमी ना रहे। एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करने ही वाला हूँ। क्लियर है, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहे। क्लियर भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, टेक अ ड्राइंग बोर्ड फिक्स्ड व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर के ऊपर हमने किया है हेल्पिंग ऑफ ड्राइंग। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट इन द मिडल ऑफ द शीट, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स एवरीवन, व्हाइट पेपर gently tap drawing board and the iron fillings arranged becomes as shown given figure. We find that amount of iron fillings is maximum in the poles, showing that the strength of a magnetic pole is maximum. इस बात से यहाँ पे प्रूफ होता है कि सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहाँ पर कलेक्ट होती हैं, पोल के ऊपर होती है। और पोल में यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्लियर है, तो इन दोनों पोल्स के ऊपर आयरन फिलिंग्स कनेक्ट हुए, इसका मतलब पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है, बाकी पार्ट्स पर क्या है, पोल से अगर दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स वहां पर नहीं है, बहुत कम के बराबर है, इसलिए वहां पर आयरन फीलिंग्स ज्यादा कलेक्ट नहीं हो रही है। क्लियर है, तो ये एक्टिविटी नंबर 1 आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड है क्या। देखना भाई जरा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो देखना, द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी की भी मेन डायग्राम्स में लेकर के आया हूं, आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा, बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बोला गया द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड में चारों तरफ क्या होता है, एक एरिया होता है, विच इफेक्ट द मैग्नेटिज्म इज फेल्ट, जिस एरिया के अंदर कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट है ना क्या करेगा, अपने आप में एक फोर्स फील करेगा कि इसकी तरफ से मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है। क्लियर है, मैग्नेट इस तरीके से होती है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बात करूं, आपको दिख भी रहा है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से तो चल रही हैं और घूम करके कहां पर आ रही हैं, साउथ में आ रही हैं। लेकिन अगर मैं साथियों आपसे पूछूंगा कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखना आप बोलेंगे इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ होगा। साउथ से कहा रही होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ में, लेकिन आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ से निकल करके कहां पर जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं। अब क्या बार मैग्नेट सब जगह मिलेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं, अपनी शेप के अकॉर्डिंग मैग्नेट के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। क्लियर है, इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, जिससे कि कल जो क्लास में लेकर के आऊंगा पीवाईक्यू की, उसको आप बेहतर से लगा पाए। पीवाईक्यू वही बच्चा कर पाएगा, ध्यान रखना साथी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से आता होगा, इसने चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। सिंबल होता है बी, एच बी कह देते हैं कई जगह, आप बी यूज करेंगे। टेस्ला यूनिट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इलस्ट्रेटेड इन टू वेज, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी करते हैं। हमारे सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर है, तो आइए भाई बात करते हैं, क्या बोला गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। फील्ड लाइंस इन एन अल्टरनेटिव वे to represent the information contained with a magnetic vector field, magnetic field lines are imaginary lines। अब ये बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्लियर,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेन वर्क क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। देखो एक बात याद रखना, मैं नोट करके यहां पे लिख देता हूं, मैं एक बात आपको बता देता हूं यहां पे। चल भाई, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, इसको नोट करके आप लोग भी लिखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, याद रखना, ये रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये बात ध्यान रखना भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं साथी, क्या अगर मैं बोलता हूं यहां पर क्या कि नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, तो याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है, 8 10 12 20 कितना है, तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की आखिर पावर कितनी है। तो अगर नंबर का नाम आया है तो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम आया है तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी मैग्नेट की अगर बात होगी तो मैग्नेट में याद रखना एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है भाई। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ध्यान रखना, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होंगी। ये देखो नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं अब जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे, याद रखना ये कर्व कंप्लीट नहीं होते, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर होते चले जाएंगे ये कर्व भी आधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आखिर में जाके क्या होता है, सिर्फ इतना ही निकल पाते हैं। ये देखिएगा, उम्मीद है आपको डायग्राम यहां से समझ में आ रहा होगा। ये सारी लाइन यहां से वापस लुट करके आ रही है और यहां से एंटर कर रही है अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की अगर बात करता हूं तो साथी देखना ये लाइन सारी है ऐसे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारा कि आखिर चक्कर क्या है। तो अगर मैं बोलूंगा क्या, नोट नंबर यहां पर याद रखना आप लोग, दोनों नोट में यहां पर नोट कर देता हूं, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, और यहां पर लिखते हैं इनसाइड, दोनों ही बातें मैं यहां पर लिख देता हूं, इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक। अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, मैग्नेट के बाहर की अगर बात करता हूं तो डायरेक्शन क्या रहने वाली है मैग्नेट के बाहर, जल्दी से कमेंट करिएगा, नॉर्थ टू साउथ। और अगर मैग्नेट की इनसाइड की बात करता हूं तो साउथ से नॉर्थ रहती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोलूं क्या, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, याद रखना एट पोल्स। इस बात को भी आप नोट करके लिखेंगे। पूरी पीडीएफ आपको पीपीटी ऐसी एज इट इज, प्रिंटेड नोट्स भी और ये सब भी सब कुछ आपको कंबाइन होकर मिलेगा टेलीग्राम पर। लेकिन जिस दिन वीडियो आती है उस दिन हाँ वीडियो के साथ में आप लोगों को ही मिल जाएगा। क्लियर भाई, तो टेलीग्राम में जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, चलिए तो यहां से आपको समझ में आ गया सारा का सारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसे कैसे यहाँ पर है और क्या क्या हमको स्टडी करना है। क्लियर, चलिए भाई आगे की बात को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे वर्क करती हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो इन अंकल से पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज में बात करते हैं बच्चा, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो इंडिकेट करता है किसको, फील्ड के स्ट्रेंथ को, कि कितना मजबूत कितना पावरफुल स्ट्रेंथ है।
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। नॉर्थ से स्टार्ट होता है आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट और कहाँ जाता है, साउथ में जाकर के एंटर कर जाता है। क्लियर भाई इतनी बात? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, आखिर प्रॉपर्टी होती क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने डेमोस्ट्रेट करके आपको बताया था वही यहाँ पर डायग्राम फिर दिखाया गया है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। मैग्नेट अट्रैक्ट्स द अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दिस प्रॉपर्टी कैन बी डेमोस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 1 में बता दिया है, वो सारा मटेरियल यहाँ पर लिख करके उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे हम इस पर यूज करने वाले हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? एक बार मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताना भाई जरा। आगे बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का फोटो में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और फोटो की अगर मैं बात करता हूँ तो 12.1 पॉइंट नंबर याद रखना कितना है, मैं बता देता हूं आपको। ये है एनसीईआरटी का 12.1। इसमें क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यही सारी बातें बोली गई जो मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं, और आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है उस डायग्राम के थ्रू एक्टिविटी 12.2 में यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? वो मैंने आपको करके बता भी दिया है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोगों का क्या होता है, एक टॉपिक यहां से होता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। ये दिख रहा है सभी को? अब देखो, अब दिख रहा होगा। रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बात याद रखना, जैसे मैंने चार्ज आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्जेस कहां पर भी आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर कैसे आते हैं, लाइक चार्जेस आते हैं, ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे। ऐसे ही मैग्नेट्स में होता है कि जो पोल होता है ना, ये मैग्नेट, एक मैग्नेट, ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो आप कितना भी इसको मिलाएंगे ना ऐसे, ये मिलेगा ही नहीं भाई, ये दूर भागेगा। लेकिन मैग्नेट को अगर पलट देंगे तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ जैसे आप पास लाएंगे तो भाई तुरंत चिपक जाएगा एकदम। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर बोला गया है क्या, अलाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपल ईच अदर, जो एक जैसे होते हैं एक दूसरे को रेपल करते हैं, एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स, दोनों मैग्नेट में दोनों प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्टिविटी। यहाँ पर सिंपल एक्टिविटी से इसको क्लियर करके बताया गया है। क्लियर है क्या? आ रही है इतनी बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, ये पूरी एक्टिविटी से यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है कि मैग्नेट का कैसे कैसे, एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया। अवर प्लेनेट, चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ थोड़ा, अब दिखेगा आपको। बोला क्या गया, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साइड डायरेक्शन। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी मैग्नेट को, है ना, हम एक धागे से थ्रेड से बांध के इसको लटका दें, और बिल्कुल वैक्यूम हो, हवा ना हो, बिल्कुल भी हवा का झोंका ना हो। वो सुना है ना तुमने समीर, हवा का झोंका, वो ना हो बिल्कुल भी। ऐसे बांध के इसको लटका दिया, और ऐसे अगर लटका दिया, देखना भैया ध्यान से, और दिखाने के देख रहा हूँ, देख मैग्नेट घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, और आखिर में आकर के अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नेट कहाँ पे रुकेगी, मैग्नेट याद रखना। अब जैसे मैं बात करता हूँ रूम की, स्टूडियो की, मेरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और मेरे पीछे साउथ, तो ये निडल जो होगी ना भाई, भाई लोग ध्यान रखना, ऐसे घूम करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी। ऐसा क्यों करेगी, अब देखो मैं पॉइंट बताता हूं आपको। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। और अर्थ के ये पोल होते हैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे थोड़े से बेंड होते हैं, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये ज्योग्राफिकल पोल है। अगर मैं मैग्नेटिक पोल की बात करता हूं तो मैग्नेटिक पोल क्या होता है, इनसे थोड़े से एंगल बना लेते हैं। मैग्नेटिक पोल हल्का सा इनसे एंगल बना लेता है, वो एन डैश होता है और साउथ डैश होता है। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं किसी भी चुंबक या मैग्नेट को ऐसे लटकाऊंगा धागे से बांध के, तो याद रखना अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ का नॉर्थ पोल किसी भी मैग्नेट के, याद रखना, साउथ पोल को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा भाई, साउथ पोल। तो याद रखना, मैग्नेट को जब मैंने धागे से बांध के लटकाया तो मैग्नेट का जो सिरा ईस्ट वेस्ट,
नॉर्थ की तरफ को गया घूम करके, ये साउथ है क्योंकि वहां नॉर्थ है। नॉर्थ किसको बुलाएगा? साउथ को। और साउथ किसको बुलाएगा? नॉर्थ को। आ गई बात समझ में? ये मैग्नेट का डेमोस्ट्रेशन आपको समझ में आया? उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? तो ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले द मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप के बारे में बात करते हैं। तो देखना जरा, आपको ये डायग्राम यहाँ से दिख रहा होगा भाई, ये डायग्राम दिख रहा है ना सभी को। और इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो देखना जरा, अब यहाँ पर नॉर्थ साउथ दो अलग अलग डायरेक्शन है, और जैसे कि मैंने एक पोल यहाँ पर रखा है, एक पोल यहाँ पे रखा है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और ये पूरी की पूरी एक कोयल है, गोल चक्कर है, कोई तांबे का तार गोल है, एक तरफ से करंट गया और एक तरफ से घूम करके करंट वापस आ गया। तो इस पूरी की पूरी कोयल में जो मेरे पास ये कोयल है गोल चक्कर कॉपर का, इसका कॉपर के वायर का, इसमें से क्या होगा, दोनों साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी जैसा आपको दिख रहा होगा। एक ऊपर पोल बनेगा, एक नीचे पोल बनेगा, याद रखना। एक पोल में लाइंस ऐसे जाएंगी घूम करके, और एक पोल में लाइंस ऐसे आएंगी घूम करके। क्लियर भाई? चलिए इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट सर्कुलर लूप। क्या बोला गया है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentric सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? देखो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिन सभी सर्कल का, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल, इन सभी सर्कल का सेंटर कहां पे? यहां पे है। ऐसी मैं ऊपर बात करता हूं, ये सारे के सारे सर्कल ऐसे गए ना, घूम करके ऊपर कंप्लीट हुए होंगे, इनका सेंटर कहां पे? यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है क्या? यही बात यहाँ पे बोली गई है कि सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है? वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी सेक्शन ऑफ द सर्कुलर लूप बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। अभी राइट हैंड फिर आ गया भाई। अरे सर इसको बताओ पहले, ये बार बार आ जा रहा है। बिल्कुल बताते हैं बच्चा, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्लियर है? अभी देखिए आने वाला है तो वहीं पर उसको डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो राइट हैंड थंब रूल से बस एक बात याद रखना, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डेमोस्ट्रेट करते हैं। क्लियर है? तो देखें, बट द सर्कुलर शेप ऑफ द कंडक्टर मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at different points of the loop appear to be make a ring around the periphery of the loop. Complete circle बनाता है। This is same as the small ring looping around the periphery of the big ring. आ रही है बात समझ में? ये बात यहां से बोला गया। क्लियर है? और दूसरी बात बोलिए, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास में, स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, एंड वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डेप्रिकेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। किसी वायर में अगर मैं बात करता हूं, किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ भी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, लेकिन सबका सेंटर ये वायर होगा। उम्मीद है आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? हाँ, पीपीटी में आपको सारी चीजें मिलेंगी, टेंशन मत लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा वही आगे जिसका आप लोगों को इंतजार था, और टॉपिक का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? ये कहता है, अब देखो सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं, क्या ये कहता है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो रहा आई, समझ में आई बात है नहीं? तो आपको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आप जैसे किसी पेचकस को या स्क्रू गेज को ऐसे पकड़ते हैं ना, कोई स्क्रू गेज ऊपर से नुकीला होता है, यहाँ पे अंगूठा लगाते और इसकी फिंगर्स को ऐसे लपेट करके लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, और आप लाइंस कैसे आ रही हैं, आप ऐसी तो घूम के पकड़ रहे हो उसको, तो आपकी जो फिंगर्स का मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट जो आपकी फिंगर्स का है, ये मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है।
जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी। वेक्टर क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। ये राइट हैंड थंब रूल है। आ रही है बात समझ में? किसी भी वायर में करंट अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी हो तो वहां पर हम सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्लियर? इट सेज दैट इट इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड कीपिंग द थंब स्ट्रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब एंड द डायरेक्शन ऑफ wrapping ऑफ अदर फिंगर्स, जो हमने wrap किया है इसको, विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स कर्ल कर लिए इसको कर्ल्स ऑफ फिंगर्स या wrapping ऑफ फिंगर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या? जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो। चलेगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसका ड्यूज कहां पर होता है याद रखना बस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए एनसीईआरटी के कुछ फोटोज में यहाँ पे लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को चीजें समझना आसान हो जाएगा। दिख रहे होंगे डायग्राम तो। सबसे पहला डायग्राम क्या कहता है? ये एनसीईआरटी का याद रखना, एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी की सबसे इंपोर्टेंट फिगर्स हैं याद रखना। फिगर नंबर 12.9, 12.10 और ये 12.11। फर्स्ट फिंगर में हमको क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी लूप लेते हैं, कोई कॉपर का वायर लेते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें एक पोल ऊपर बनता है, एक पोल नीचे बनता है, एक को नॉर्थ कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब ये सोलेनोइड मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में सोलेनोइड कोयल के बारे में बात है। सोलेनोइड क्या कहता है? सोलेनोइड ये कहता है कि अगर आप किसी भी कॉपर के वायर को ऐसे, हो सकता है शायद ये आगे भी मिले आपको, ऐसे इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक वायर टर्न कर दिया ऐसे, ठीक है भाई, और यहां से मैंने वायर को ऐसे प्लस माइनस, प्लस से करंट गया और करंट पूरे में जनरेट होकर के ऐसे करके वापस आ गया। आ रही है बात? बिल्कुल सेम यहाँ पे जो बताया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे क्या बात बोली गई है? यहाँ पे बात बोली गई है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, वो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक लाइन तो ऊपर जा भाई, ऐसे जाएगी बीच में से निकल के। क्लियर है? और बाकी की सारी लाइंस ऐसे आएंगी निकल करके। देखो इसके अंदर तो बिल्कुल सीधी रहेंगी, याद रखना। आ रही है क्या बात समझ में? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल करके जाएंगी, लेकिन बाहर निकलते ही क्या होगा? दोबारा से क्या करेंगी? वो ऐसे बेंड हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है? पोल बनते हैं। क्या बनता है भाई? यहाँ पे पोल बनते हैं। एक नॉर्थ पोल यहाँ बनता है, एक साउथ पोल यहाँ बनता है। आ रही है बात समझ में? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे को पता है नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। ये फिगर आउट आपको याद रहेगा, इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं। क्लियर भाई इतनी बात? एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ पा रही है क्या? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है फोर्स। फोर्स कैसे कैसे अप्लाइड होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखना जरा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के सामने दिख रहा है आपको, ये इसमें हमने कंडक्टर रख दिया जिसकी लेंथ कितनी है? एल। इस कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है आई, और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, इस एंगल को हमने बोला है थीटा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, तीन चार चीजें बोली है मैंने। एल लेंथ होती है, आई क्या होता है? करंट होता है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे पार्टिकल्स, और बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिंपल फॉर्मूला अपन लोगों का क्या निकल के आता है? ये देखो,
दो फॉर्मूले यहां से निकलते हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से निकलते हैं देखो मैं आपको यहां से बता देता हूँ क्लियर करके, आपको फिर एकदम से समझ में आएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं। अब आपके क्वेश्चंस में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस आपकी जरूरत पड़ेगी। एक तो जरूरत पड़ती है किसकी, वायर की, और एक क्वेश्चन आता है पार्टिकल का। पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल में मास होता है, पार्टिकल में वेलोसिटी होता है, और क्या होता है पार्टिकल में बताना जरा, चार्ज होता है क्यू। लेकिन वायर में क्या होता है याद रखना, वायर में क्या होता है, करंट होता है आई और लेंथ होती है एल। तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूले जनरेट करके आपको बता रहा हूं कि क्या क्या फॉर्मूले अपन लोगों के बनेंगे। अगर मैं वायर की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना एफ इक्वल टू बी आई एल, और यहां से क्या बनता है साइन थीटा। और अगर पार्टिकल की बात होती है तो एफ इक्वल टू याद रखना बी क्यू वी, यहां से बनता है साइन थीटा। उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वायर है तो आई और एल रहेगा, और अगर पार्टिकल की बात हो रही है तो क्यू और वी रहेगा। इससे ये फॉर्मूला बनता कैसे, देखो पहला फॉर्मूला होता है बी क्यू वी साइन थीटा। उसके बाद मैंने आपसे बोला क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई टी होता है, और वी की जगह पे होता है एल अपॉन टी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, और टाइम क्या है टी। तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, और कट करके आंसर क्या बनता है एफ इक्वल टू बी आई एल, जहां पे एल क्या होता है लेंथ, आई करंट, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या होता है एंगल होता है। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है? ये दोनों फॉर्मूले अपन लोगों को याद रखने एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल्स यहीं से बनेंगे बच्चा। क्लियर है? चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट और पढ़ते हैं यहां से। एक स्पेशल केस यहां से क्या बनता है, पहला स्पेशल केस क्या बनता है, केस नंबर 1, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, क्लियर है ना, ये रहा। और इसके पैरेलल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कौन है, ये रहा कंडक्टर। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली है, और इसके पैरेलल का मतलब कंडक्टर यहाँ पर है, ये देखो बराबर है। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बना, कुछ 0 डिग्री। तो थीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा। और अगर मैं साइन 0 0 रखता हूं तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, F0 बन जाएगा। यानी कि अगर आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो याद रखना F की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। लेकिन अगर आपका कंडक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा हुआ है, तो कितने का एंगल बन रहा है बीच में यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का रखते ही 1 आ जाएगा, और फॉर्मूला बनता है इक्वल टू बी आई एल, साइन 90 तो 1 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात क्या नहीं? ये दोनों पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छे से याद रखने हैं साथी, क्लियर है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जब मैं पीवाई क्यू कराऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। चलिएगा, ये दोनों बातें मैंने आपको यहां से क्लियर कर दी। बाकी मैं एक बार और यहां से इसको, हाँ दोनों पॉइंट को मैं फिक्स कर देता हूँ। केस नंबर 1 ये है, और एफ आता है इसमें 0। केस नंबर 2 भाई ये है, और इसमें एफ आता है आई बी एल। इसका डायग्राम ये है याद रखना, और इसका डायग्राम ये है। ये डायग्राम उल्टे मत कर देना आप लोग। हाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, इसका डायग्राम ये है, क्योंकि ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। क्लियर भाई इतनी बात? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, अब आता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। चलिएगा भाई, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। अब देखो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, दोनों को स्टडी करते हैं। यहां से कहाँ गया भाई? अच्छा एक रूल यहाँ पर भी है क्या कोई? अच्छा लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे दे रखा है क्या इन्होंने? लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे दे रखा है भाई इन्होंने स्टार्टिंग में, और बोल रखा है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द फील्ड करंट डायरेक्शन। चलो इसको पढ़ेंगे तो खैर हम आगे ही। देखिएगा भाई, यहां से ये रहा, ये लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ध्यान रखना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, ट्रिक्स में आपको बता देता हूं। देखिए भाई, अमेरिका का नाम तो आप सभी ने सुना है, ट्रंप के बारे में आप सुनते होंगे, तो आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूं। आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लिए अमेरिका में एक पुलिस होती है, जैसे हमारे एसटीएफ वगैरह होती है, अमेरिका में एक स्पेशल पुलिस होती है जिसको कहते हैं एफबीआई। क्या बोलते हैं भाई? हाँ, एफबीआई। बस यही नाम आपको याद रखना है, एफबीआई। तो याद रखना भाई, मैंने आपको यहां पर डायरेक्शन में बता देता हूं तीनों बातें। एफ बी आई। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है, याद रखना। इससे हम किसकी डायरेक्शन निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ की डायरेक्शन हम यहां से निकालते हैं। और ये कहता है क्या है? आपका थंब, आपका फोर फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, तीनों को अगर आप परपेंडिकुलर करते हैं, देखो कैसे, 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, और नाम मैंने आपको बताया एफ बी आई। आपको हर क्वेश्चन में बी फोर फिंगर, आई मिडिल फिंगर, इनको सेट करना है। उसके बाद में अंगूठा थंब जो होगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा, वही डायरेक्शन हमारी वेक्टर एफ की डायरेक्शन होगी। इतनी बात क्लियर है? यही बात यहीं पर लिखी हुई है। लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, forefinger, middle finger and thumb perpendicularly to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field, the middle finger shows the direction of current in the conductor, and the thumb represent the direction of motion conductor. This law is generally used to find the direction of magnetic field. क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो ये फोर्स के बारे में बताता है, आई बात समझ में? और अगर मैं बात करता हूं किसकी, राइट हैंड थंब रूल की, तो ये क्या कहता है, याद रखना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स, इफ वी अरेंज आवर थंब, बिल्कुल ये ऊपर वाला समझ में आ गया ना सभी को। अब हम बात करते हैं राइट हैंड की। राइट हैंड वाला भी है तो कुछ कुछ ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसा है? यहाँ पर आती है मोशन, अंगूठे पर कौन आएगा? मोशन आएगा। फर्स्ट फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड बी रहने वाला है और मिडिल फिंगर पे आई रहने वाला है। तो बी और आई यहाँ पर भी सेट करने, और थंब जो है वो किसको दिखाएगा? मोशन को दिखाएगा। देखना, मिडिल फिंगर represent right hand perpendicular to each other, then the thumb points in the towards the direction of motion of the conductor relative to the magnetic field, and the forefinger forefinger towards the direction of the magnetic field, and the middle finger towards the direction of induced current. तो ये थंब जो रहता है वो मोशन की डायरेक्शन में रहता है। क्लियर इतनी बात? उम्मीद है दोनों फॉर्मुलेज आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों रूल्स भी आपको साथ ही क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है क्या? चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, कुछ डिवाइसेस आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उनको यहाँ से कट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बस उसका कुछ ही पार्ट पढ़ना है। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस। बस एक बात याद रखनी है, वो क्या बात याद रखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले वाला जो आउटलाइनर है, इसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज द मशीन दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपने देखा होगा गांव देहातों में मोटर लगाते हैं, खेतों वगैरह ट्यूबवेलों पे, उसमें हम क्या करते हैं, उसको उसमें क्या डालते हैं हम, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जनरेटर वगैरह चला के, बिजली के तार लगा के, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो हम हाथों से मसल से करते हैं, यानी कि जमीन से पानी को निकालना, है ना? तो मोटर क्या करता है? या पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना। पहले जब समरसेबल नहीं होता था घर में, टंकी पर पानी चढ़ाना पड़ता था, तो अक्सर घर पे मोटर लगाए जाते थे। नलकों के ऊपर भी, हैंडपंप के ऊपर भी मोटर लगता था, जिसका काम क्या होता था? पानी को जमीन से खींचना और बाहर निकाल देना। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, बाकी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ ऊपर लाइन बात को आप पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, जब ये सिलेबस में है ही नहीं तो इसकी स्ट्रक्चर का भी पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, है ना? चलिएगा, आगे बात आती है नेक्स्ट। ये भी हमें पढ़ना नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखना जरा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात बोली गई है? जब भी हम किसी डिवाइस से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में रेगुलर चेंजेस करते रहते हैं, क्लियर है? तो क्या बोला है वहां पर? वोल्टेज प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? वोल्टेज वहां पर एक प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड बी में लगातार चेंजेस करने से डिवाइस में क्या होता है? एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। और वो वोल्टेज कैसा फोर्स लगाती है? याद रखना, ईएम ईएम फोर्स लगाती है। ईएम फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर? और जिससे क्या होता है? करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस कर, अपने आप एक करंट जनरेट होता है, जिसको इंड्यूस करंट हम लोग कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, क्लियर है? आपने घर में देखा होगा, इंडक्शन इंडक्शन वाले चूल्हे आते हैं, है ना? उसमें आप हाथ पे हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेंगे नहीं, लेकिन रोटी वगैरह चीजें सब गर्म हो जाएंगी। इंडक्शन वाला चूल्हा उसको हम बोलते हैं। Either happens when a conductor is placed in a moving magnetic field or when a conductor is constantly move in a stationary magnetic field. Induce potential difference. अब आगे बोला गया क्या कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पीडी और वोल्टेज इज नीडेड टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में अपन लोगों को अगर करंट फ्लो कराना है तो हम लोगों को वहां पर याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी को जनरेट करना ही पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं बात, बहुत बढ़िया। आगे क्या बात है? पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज मोमेंट बिटवीन द कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑकर टू वेज। अ कॉइल ऑफ वायर मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोयल किसी वायर से बनी हुई, कॉपर से वायर से बनी हुई कोयल को लगातार हम घुमाते हैं, जनरेट करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अ मैग्नेट इज मूव्ड इन अ कॉइल ऑफ वायर, या मैग्नेट को बार बदल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज जनरेटर इफेक्ट। जनरेटर में इसका यूज किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द इंड्यूस पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस करते हैं? कौन कौन से देखना जरा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। मोमेंट किधर हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, क्लियर? द करंट रिवर्स व्हेन द मैग्नेटिक इज मूव्ड आउट ऑफ द कॉइल। अगर हम मैग्नेट को बाहर निकाल दें तो करंट उल्टा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर? द अदर पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्ड इन द कॉइल। कोई और पोल एंटर करा दें तब भी इस करंट की डायरेक्शन अपने आप में चेंज हो जाएगी। तो ये फैक्टर, दोनों ही फैक्टर आपको याद रखने हैं जो इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर? मैग्नेट, हाँ, इंडक्शन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसको मैं यहां से सेट कर देता हूं। हाँ, पीपीटी आपको पूरी मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आगे आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या होता है? अब इस इंड्यूस करंट के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है, और ये इंड्यूस करंट क्या कहता है देखना जरा। ये रहा, इंड्यूस करंट क्या कहता है? एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ कॉइल ऑफ वायर cause an EMF to be induced in the coil। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज कर दे, चेंज कैसे होगा? कॉइल ऑफ वायर में चेंज करने से होगा, तो वहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात ये बोल रहा है, ठीक है? दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ एंड द कंडक्टर करंट इज क्लोज। अगर इसको बंद कर दें तो करंट विल आल्सो सर्कुलेट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगता है अपने आप इस मैग्नेट के आने और जाने से। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसे कैसे चेंज हो सकता है, इसके बारे में अगर अपन लोग बात करते हैं तो देखना जरा कैसे कैसे बोला है। ये फैक्टर आपको याद रख रहे हैं। बोला है टू मूव अ मैग्नेट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द कोइल। अगर आप मैग्नेट को कोइल से बाहर ले जाएं तब भी ये चेंज हो जाएगा। मूविंग द कोइल इनटू द आउट ऑफ द मैग्नेट, अंदर उसको ले जाएंगे तब भी ये चेंज होगा। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कोइल, आसपास के एरिया को चेंज करेंगे तब भी चेंज होगा। बाय रोटेटिंग द कोइल रिलेटिवली टू द मैग्नेट, अगर उस कोइल को आप पलट के लगाएंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? आ रही है इतनी बात समझ में? चलिए, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। आपने अब से पहले नाम सुना होगा। अक्सर हमारे घरों में शादियों में कोई फंक्शन हो रहा है तो जनरेटर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि लाइट अगर जाए तो उसमें तेल डाल के हत्ती मार के उसको चला दे, है ना? और अपने घर में लाइट आनी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। अ जनरेटर और डायनमो इज अ मशीन यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जनरेटर हो, मोटर हो, ये सभी किस एनर्जी को लेते हैं और किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा पक्का एग्जाम में, याद रखना। इसको कन्वर्ट करता है जनरेटर, देखना मैकेनिकल एनर्जी लेता है, हम हत्ती लगा के उसको घुमाते हैं ना, तो वो मसल्स मैकेनिकल एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और कन्वर्ट किस में करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ करंट, ये दो तरीके से करंट पर डिपेंड करता है। एक तो होता है, याद रखना क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये दो टाइप के होते हैं, याद रखना। एक तो एसी करंट होता है, एसी डायनामो, एक डीसी डायनामो। क्लियर है? The electric generator works on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, the current is reduced in the same conductor. अगर हम किसी भी बड़े बड़े दो मैग्नेट के बीच में किसी रेक्टेंगुलर प्लेट को लगातार रोटेट करते हैं ना, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिससे वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। यही क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ही प्रिंसिपल है। आ रही है बात समझ में? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। ये लीजिएगा, अब देखिएगा। अब दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक तो एसी जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर अल्टरनेटिव करंट को जनरेट करता है और डीसी करता है डायरेक्ट करंट को करता है। यूज क्या होते हैं, दे प्रोवाइड पावर फॉर मोस्ट पावर नेटवर्क अक्रॉस, ज्यादा करंट प्रोड्यूस कराता है। दे आर यूज टू ड्राइव मोटर्स, मोटर्स को ड्राइव करता है। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। जैसे एसी और डीसी में क्या क्या डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखो, ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। एसी का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है। इसको बोलते हैं अपर हाफ, इसको बोलते हैं लोअर हाफ। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ग्राफ ऐसे चलता है, अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, ऐसे रोटेट करता रहता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर हाफ और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर हाफ। ये हर मिनट हर सेकंड चेंज होता है, जबकि डीसी एकदम सीधा चलता है, इस पर कोई चेंज नहीं होता। ये ऐसे ही रोटेट करता रहता है, ऐसी मोशन करता रहता है। क्लियर है क्या? उसके बाद में लोड दे रखा है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा रखा है, डायरेक्शन ऑफ करंट कीप रिवर्सिबल पीरियोडिकली, ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, जबकि इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम रहती है। लोड टाइप एसी लोड इज रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। रेसिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटिव। और इसका लोड कैसा होता है, रेसिस्टेंस नेचर होता है, सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज, इसकी जीरो होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होता, ये तो एक ही चलता है। पोलैरिटी की बात करें, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और इसमें कोई पोल, डीसी में कोई पोल नहीं होता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? पावर फैक्टर की बात करते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है और ऑलवेज रिमेन्स 1 होता है केवल। पैसिव पैरामीटर की बात करते हैं, इसमें इंपीडेंस होता है, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इंपीडेंस जेड में कन्वर्ट होता है। इसमें इंपीडेंस जेड में कन्वर्ट होता है और इसमें रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस आर ही रहता है। क्लियर है? ट्रांसमिशन की बात करें, वी कैन ट्रांसमिट इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद फ्यू लॉसेस, वी कैन ट्रांसमिट इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद नेगलेबल लॉसेस। पर्पस क्या होता है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, हाउस होल्डिंग में इसका यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर भाई, इतनी बात? उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अब आगे कुछ नए पॉइंट्स पढ़ते हैं, और पॉइंट्स का नाम है डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट कहता क्या, यानी हमारे घरों के अंदर जो सर्किट यूज किए जाते हैं, टीवी, बल्ब, लाइट्स, एसी, जनरेटर, इन सबको हम कैसे कैसे कनेक्ट, जनरेटर नहीं है मतलब बाकी सारे डिवाइस जिसमें हम करंट भेजते हैं, जनरेटर से तो करंट हम लेते हैं उल्टा, है ना? चलिएगा, तो क्या बात बोली जाती, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कनेक्शंस आर टू टाइप्स। सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है ना? इन द सीरीज पैरेलल हमने पढ़ाई है। करंट ज्यादा कहां पर होता है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस कम रहता है, सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए सीरीज में करंट कम होता है। अब हमारे घर में पंखे, लाइट, बिजली है, हमको क्या चाहिए, लाइट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो रेसिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, इसलिए घरों के अंदर जो हम सर्किट यूज करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्लियर है? बाकी सीरीज में मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था इससे पहली वीडियो में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं सीरीज सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन. Series circuit can be either open closed at a single time. When the circuit breaks, no current will be flow in the. अगर सर्किट कहीं पर भी टूटता है तो करंट फ्लो नहीं होगा. इन द पहले सर्किट इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो सेवरल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस. इफ अ सर्किट ब्रेक्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अदर डायरेक्शन. अब ये डायग्राम आपको याद रखना है. यहां से ये रहा. सबसे पहला अर्थिंग वायर होता है, एक लाइव वायर होता है रेड, एक न्यूट्रल वायर होता है. ये तीन वायर हम लोग अपने घर में यूज करते हैं. कौन कौन सा? अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में से होकर के मीटर में जाता है, फिर मीटर से दोनों वायर निकलते हैं और निकलने के बाद में पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनर अलग अलग डिवाइस में 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कनेक्ट होता है. अर्थिंग वायर जो स्टार्टिंग में निकाला था वो हर बोर्ड में जाकर के सिंगल सिंगल कनेक्ट होता है. डोमेस्टिक वायरिंग में क्या क्या यूज होता है, आइए आंटी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना. आंटी बता रही है क्या, 3 टाइप्स ऑफ वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल. अर्थ वायर क्या होता है, इज अ ग्रीन कलर का वायर होता है. अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट प्लेस्ड इन अर्थ नियर द हाउस फॉर सेफ्टी पर्पस. इट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ऑल appliances and devices connected at home which has a metallic body. This is done prevent shock when leakage of charges happens in the metallic body. अर्थ वायर क्या करता है, जब किसी चार्जेस कहीं पर डिले वगैरह होता है ना, लूज पॉइंट होता है, तो अर्थिंग वायर उसको लेकर के अर्थ में पहुंचा देता है. जैसे आपने देखा हो अक्सर कई बार घर में अर्थिंग आ जाती है, कोई डिवाइस में करंट आ जाता है. जैसे कल मेरे सीपीयू में करंट आ गया था, ठीक है, स्टूडियो के, तो ऐसा होता है. तो वहां पर क्या किया जाता है, उस कॉपर के वायर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं और उसको अर्थ तक पहुंचा देते हैं कैसे भी करके. तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो क्या चला जाता है, अर्थ में चला जाता है और आपके डिवाइस में करंट आना बंद हो जाता है. ठीक है. लाइव वायर क्या होता है, रेड कलर का होता है, पॉजिटिव कंडक्टर होता है, हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो ये सर्किट को ब्रेक करने में हेल्प करता है. न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, नेगेटिव कंडक्टर. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट. ये पोटेंशियल को सेट करने का काम करता है. इतनी बात समझ में आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे. चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. और ये पूरा सर्किट देखिए, ये पूरा मैं एनसीईआरटी का फोटो लेकर के आया हूं, आपको जिसको समझ में आए. ये एनसीईआरटी में इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि क्या क्या बोला गया. ठीक है. देखिए नोट्स पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एनसीईआरटी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है. क्लियर है. तुरंत एनसीईआरटी भी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक्चर्स करके मैं इस नोट्स बुक में ऐड कर दिए, जिससे आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो. क्लियर है. चलिए आगे बात आती है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात कर लेते हैं. आखिर इलेक्ट्रिक फ्यूज करता क्या है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक तरीके का करंट पास आउट सर्किट होता है. क्या होता है, करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड फ्यूज. एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड appliances due to the fluctuation, short circuiting, overloading of the circuit. Fuse offers high resistance to the voltage, has a low melting point. The fuse helps in the breaking circuit when overload current. जैसे ही वायर में करंट डिवाइस की कैपेसिटी से ज्यादा होने वाला होगा तो ये पहले ही बीच में से टूट जाता है, जिससे क्या होता है, जो तेज हैवीली करंट लोड आने वाला था ना, वो डिवाइस तक नहीं पहुंचता है. क्यों, क्योंकि डिवाइस में अगर करंट उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चला गया तो वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाएगा ओवरलोडिंग होकर के. तो ये पहले ही टूट जाता है, सर्किट को कट कर देता है, जिससे डिवाइस हमारा बच जाता है. क्लियर है. जितने भी हैवीली डिवाइस हैं उन सभी में इसको हम लोग यूज करते हैं. क्लियर भाई, इतनी बात. जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां तक की बात क्लियर है क्या. अर्थिंग क्या आता है, when we come in contact with devices that have damaged insulation or we touched mat handle, the body comes in contact with the metallic part of the device. जैसे हम किसी करंट फ्लोइंग कंडक्टर के मेटालिक पॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो अर्थिंग आ जाती है. when leakage of current no take place, current flows through the body of the person in contact. To avoid this type of situation as a part of safety precautions, अर्थिंग is done. अर्थिंग is the process. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक. अर्थिंग इज द प्रोसेस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द unwarranted spills, bolts of electricity that can cause damage, life and
प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? अर्थिंग करने से क्या होता है, हर डिवाइस में से वायर निकाल करके अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास भी अगर करंट की कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, तो फिर हमारे ऊपर वो डैमेज नहीं होता है। क्लियर है? ये आपका माइंड मैप पे याद रखना। क्लियर है? ये आप लोगों का माइंड मैप है, या ऐसा समझ लीजिए कि एक नोट्स का गिफ्ट है, जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे नोट्स में से। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भाई आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, और वहां से आपको पूरी पीडीएफ पूरी पीपीटी आपको एज इट इज मिल जाएगी। दोस्तों, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, तो आप जितना बेहतर चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्र और मित्रियों से, अपने फ्रेंड्स से, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, किसी से भी शेयर करेंगे। पढ़ना तो फिर भी है, पेपर तो फिर भी देना है। चलिए, गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर करते हैं, क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर के आऊं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट्स आप लोगों के आने चाहिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास को बड़े आराम से बना सकूं। ठीक है? जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।